पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के 4 टास्क के लिए लास्ट ईयर यानी कि लैंस से बैटल कर रहा होता है, जहां पर फाइनल बैटल होती है लैंस के ड्रैगनाइट और ऐश के पिकाचू के बीच में। दोनों ही पोकेमॉन्स ने अपनी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा ली थी। दोनों ही पोकेमॉन्स एक फाइनल अटैक करते हैं। ऐश का पिकाचू वोल्ट टैकल यूज करता है, वहीं पर ड्रैगनाइट आउटरेज यूज करता है, जिसके चलते दोनों पोकेमॉन हार जाते हैं और ये बैटल ड्रॉ हो जाती है। इसके बाद लैंस एक ऐसी चीज बोलता है जिसको सुनकर ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री और सरीना सब शॉक रह जाते हैं। अब आगे ऐश को लगता है कि वो ये बैटल हार चुका है। वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। तभी लैंस ऐश के पास आता है, वो उससे हाथ मिलाता है और बोलता है कि तुम्हारा पिकाचू काफी अच्छा था, उसने सारे टास्क करने में तुम्हारी मदद की, बट अनफॉर्चुनेटली रूल्स के हिसाब से अगर एक बैटल टाई हो जाती है तो चैलेंजर को हारा हुआ माना जाएगा और उसको टास्क वापस से कंप्लीट करने होंगे। ऐश काफी ज्यादा सैड हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐसे सैड होके कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हें टास्क वापस से स्टार्ट करने होंगे और उनको कंप्लीट करके पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना होगा। ऐश ब्रॉक की बात मानकर हिम्मत करता है और वहां से निकलने वाला होता है, पर तभी लैंस बोलता है रुको ऐश, भले ही रूल्स के हिसाब से मैं जीत चुका हूँ पर ये अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलाइट फोर था। अगर इसके अलावा तुम कोई और रीजन का इलाइट फोर चूज करते तो तुम डेफिनेटली जीत जाते, बट स्टिल तुम यहाँ तक पहुँच गए। तुम्हारे पिकाचू ने हर एक बैटल में सिर्फ और सिर्फ एक फेनोमेना का यूज किया था, बट मैंने एक ही बैटल में 3 फेनोमेना का यूज किया। इसके बाद भी तुम्हारे पिकाचू ने ये बैटल टाई कर दी है। मेरे अकॉर्डिंग बैटल जितना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे ये बैटल देखकर इतना पता चल गया है कि तुम काफी आगे जाने वाले हो और एट लास्ट एक टाई को एक प्रॉपर डिफीट या फिर एक प्रॉपर विन नहीं माना जाएगा। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें हरा हुआ अनाउंस कर दूं तो ये फेयर नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग तुम ये बैटल जीत चुके हो। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लैंस बोलता है कि तुम आगे कंटिन्यू कर सकते हो, तुम्हारी बैटलिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है और हाँ तुम्हारा पिकाचू भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो लैंस से हाथ मिलाता है। ऐश ने 4 टास्क कंप्लीट कर लिया था, उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है और वो जाता है 5th एंट्रेंस में। ये ऐश का सेकंड लास्ट टास्क था। वहाँ पर कमेटी मेंबर होता है जिसको ऐश सर्टिफिकेट दिखाता है 4थे टास्क को कंप्लीट करने का, जिसको देखकर कमेटी मेंबर ऐश को अप्रूव कर देता है। वो ऐश को काफी सारे पेपर्स देता है जिनमें से ऐश एक को सिलेक्ट कर लेता है। वो पेपर ऐश कमेटी मेंबर को देता है और कमेटी मेंबर ऐश को वो पेपर खोल के दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था पार्टिसिपेट इन पोकेएंथलॉन। इसका मतलब ऐश को समझ में नहीं आता तो वो कमेटी मेंबर बोलता है ये मीडियम डिफिकल्टी का टास्क है जहां पर तुम्हें पोकेमॉन वर्ल्ड के पास सबसे फास्ट पोकेमॉन से रेस करनी होगी अपने किसी एक पोकेमॉन का यूज करके। अगर तुम ये रेस जीत जाते हो तो तुम आगे यानी कि 6th और लास्ट टास्क के लिए प्रोसीड कर सकते हो। ऐश बोलता है कि यह तो काफी डिफरेंट टास्क है, मुझे इसके लिए काफी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। कमेटी मेंबर बोलता है कि इसको पार करने के लिए तुम्हारे पास 3 चांस होंगे और तुम्हें अपने सबसे ज्यादा फास्ट पोकेमॉन को चूज करना है और अगर वो बाकी आए हुए सारे पोकेमॉन से पहले फिनिश लाइन तक पहुंचता है तो वो जीत जाएगा। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हें इसके लिए अपने सबसे फास्ट पोकेमॉन को चूज करना होगा। ऐश और ब्रॉक एक जगह बैठते हैं और काफी टाइम तक वो दोनों डिस्कस करते हैं कि ऐश को इस पोकेएंथलॉन के लिए कौन सा पोकेमॉन चूज करना चाहिए। काफी टाइम सोचने के बाद ऐश और ब्रॉक 4 पोकेमॉन्स की लिस्ट बनाते हैं। वो 4 पोकेमॉन्स थे सेप्टाइल, म्यूटू, ग्रिंजा और स्वेलो। ये चारों ही ऐश के वन ऑफ द फास्टेस्ट पोकेमॉन्स हैं। ये लिस्ट वो लोग मिस्टी और सरीना को भी दिखाते हैं कंफर्म करने के लिए। मिस्टी बोलती है कि पर तुम्हारे पास तो 3 ही चांसेस होंगे, तो तुम 4 पोकेमॉन्स का क्या करोगे? इनमें से टॉप 3 सबसे फास्ट पोकेमॉन्स को चूज करो। तभी वहाँ पर पोकेमॉन कमेटी मेंबर आता है और बोलता है कि ऐश क्या तुमने अभी तक अपने पोकेमॉन्स को सिलेक्ट कर लिया है जो कि पोकेएंथलॉन में पार्ट लेंगे? ऐश बोलता है कि हाँ मैंने 4 पोकेमॉन्स चुने हैं। वो पोकेमॉन कमेटी मेंबर उन चारों पोकेमॉन्स को देखता है और बोलता है सॉरी मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि पोकेएंथलॉन में फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स अलाउड नहीं है। हाँ तुम उन पोकेमॉन्स का यूज कर सकते हो जो कि फ्लोट कर सकते हैं या फिर उनके पास लेविटेट एबिलिटी है, बट जिनके पास विंग्स है तुम उनको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो पोकेमॉन्स भागने वाले पोकेमॉन के मुकाबले ज्यादा इजीली ये टूर्नामेंट जीत जाएंगे। अब पोकेमॉन कमेटी मेंबर की बात सुनकर ऐश स्वेलो को बाहर निकाल देता है और वो अपने 3 पोकेमॉन्स चूज करता है जो कि थे सेप्टाइल, ग्रिंजा और म्यूटू। अब ऐश बिल्कुल रेडी था पोकेएंथलॉन में पार्ट लेने के लिए। ऐश अपने तीनों पोकेमॉन्स को रजिस्टर कर देता है और पोकेमॉन कमेटी मेंबर उनको ग्राउंड पर लेकर जाता है। वो बोलता है कि सिंपल रेस नहीं होने वाली, यहाँ पर काफी सारे अलग अलग ट्रैक होंगे जहाँ पर तुम्हारे पोकेमॉन्स को रेस करनी है और सारी डिफिकल्टीज को फेस करते हुए उनको फर्स्ट आना है। हर एक राउंड में तुम्हें अलग अलग पोकेमॉन से रेस करना होगा और तीनों में से कौन सा पोकेमॉन पहले रेस करेगा वो बिल्कुल रैंडम होगा, उसको हम सेलेक्ट करने वाले हैं। ऐश अब बिल्कुल रेडी होता है पोकेएंथलॉन के फर्स्ट राउंड के लिए। पोकेमॉन कमेटी मेंबर बोलते हैं कि तुम्हारे पहले पोकेमॉन की तरह हमने सेलेक्ट किया है ग्रिंजा को। ऐश बोलता है ठीक है, बट मेरे अपोनेंट पोकेमॉन्स कौन से होने वाले हैं? पोकेएंथलॉन मेंबर बोलता है कि वो तुम्हें रेस स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा। रेस हाफ आवर बाद स्टार्ट होगी, तब तक के लिए तुम प्रैक्टिस करो। ऐश और ग्रिंजा काफी प्रैक्टिस करते हैं और आधा घंटा बीत जाता है, जिसके बाद ऐश और ग्रिंजा ग्राउंड पर आते हैं। बाकी पोकेमॉन्स को भी ग्राउंड पर लाया जाता है। ऐश को पता चलता है कि उसके अपोनेंट से इलेक्ट्रीवायर, रैपिड एश, एसलगॉर, इलेक्ट्रोड और
और अलakazam सारे पोकेमॉन्स काफी ज्यादा फास्ट लग रहे थे। रेस स्टार्ट होती है। शुरू से ही ग्रिंजा सबसे ज्यादा आगे चल रहा था। अलग अलग टाइप के ग्राउंड्स आते हैं जैसे कि डेजर्ट और रिवर, जिनको ग्रिंजा काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पार करके सबसे आगे चल रहा होता है। बट फिर आइस ग्राउंड आता है। ग्रिंजा एक वाटर टाइप पोकेमॉन था जिसके चलते वो काफी अच्छे तरीके से स्केट करके आगे बढ़ रहा होता है और सारे पोकेमॉन्स ग्रिंजा के पीछे होते हैं। पर तभी यार ऐश नोटिस करता है कि इलेक्ट्रोड काफी ज्यादा तेजी से आगे फिसल कर आ रहा होता है और वो अचानक से ग्रिंजा को भी पीछे कर देता है। इलेक्ट्रोड की स्पीड काफी ज्यादा लग रही थी। वो गोल गोल घूमते हुए काफी ज्यादा आगे चला गया था। ऐश बोलता है कि ग्रिंजा तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। ग्रिंजा पूरी कोशिश करता है अपनी स्पीड बढ़ाने की, बट स्पीड बढ़ाने के चक्कर में वो गिर जाता है, जिसके चलते बाकी पोकेमॉन जो कि ग्रिंजा के पीछे थे वो ग्रिंजा से आगे हो जाते हैं, जैसे कि रैपिडैश और इलेक्ट्रीवायर। जब तक ग्रिंजा वापस खड़ा होता तब तक अलakazam भी ग्रिंजा के आगे चला जाता है, यानी कि ग्रिंजा अब सेकंड लास्ट था। ग्रिंजा वापस से काफी स्पीड में आगे बढ़ता है और वो अलakazam और इलेक्ट्रीवायर को पीछे कर देता है। अब बिल्कुल नॉर्मल ग्राउंड आ जाता है। अभी भी रैपिडैश और इलेक्ट्रोड ग्रिंजा के आगे चल रहे थे। रैपिडैश तो ग्रिंजा को दिख रहा था, बट इलेक्ट्रोड कहीं पे भी आसपास नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि इलेक्ट्रोड ये बैटल जीत जाएगा। पर तभी रास्ते में काफी सारे वाइन्स आ जाते हैं। ये भी रेसिंग की डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए लगाए गए थे। अब ज़ायगार्ड के साथ रहकर ग्रिंजा को ऑलरेडी वाइन्स को कट करने का काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी पोकेमॉन्स वाइन के ऊपर से जंप करके जा रहे थे और वो गिर भी रहे थे, बट ग्रिंजा काफी अच्छी तरीके से वाइन्स को कट कर रहा था और आगे बढ़ते जा रहा था, जिसको देखकर सब काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। ग्रिंजा रैपिडैश को काफी ज्यादा इजीली पीछे कर देता है और अब उसको इलेक्ट्रोड भी दिख जाता है। वाइन्स के चलते इलेक्ट्रोड का बैलेंस काफी ज्यादा बिगड़ चुका था। वो जंप भी नहीं कर सकता था, जिसके चलते इलेक्ट्रोड काफी ज्यादा स्लो हो गया था और ग्रिंजा इलेक्ट्रोड को भी पीछे कर देता है। अब ग्रिंजा सबसे ज्यादा आगे हो चुका था। तभी अनाउंसर बोलता है कि अब एक लास्ट बैटल ग्राउंड आने वाला है, जिसको पार करके तुम फाइनली फिनिशिंग लाइन तक आ सकते हो। ग्रिंजा और ज्यादा आगे बढ़ता है और सारे पोकेमॉन्स उसके पीछे थे और तभी लास्ट ग्राउंड आ जाता है। ये एक इलेक्ट्रिक ग्राउंड था और जमीन के अंदर सेंसर्स लगे हुए थे। वो सेंसर किसी को भी नहीं दिखेंगे, पर जैसे ही अगर कोई पोकेमॉन उसके ऊपर आता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। सारे पोकेमॉन्स काफी पीछे थे, बस इलेक्ट्रोड और ग्रिंजा इलेक्ट्रिक ग्राउंड में एंटर कर जाते हैं। ग्रिंजा अभी भी आगे चल रहा था, पर तभी एक सेंसर के ऊपर उसका पैर पड़ जाता है, जिसके चलते उसको काफी तेज इलेक्ट्रिक शॉक पड़ता है। अब ग्रिंजा इलेक्ट्रिक टाइप से वीक था, जिसके चलते उसको काफी डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर इलेक्ट्रोड भी सेंसर्स के ऊपर से होकर गुजरता है, बट क्योंकि वो खुद ही एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन था, इसीलिए उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक शॉक से और वो आगे बढ़ते जाता है। वहीं पर ग्रिंजा पीछे हो चुका था। ग्रिंजा काफी मुश्किल से खड़ा होता है और वो रेस करना कंटिन्यू करता है। तभी उसका एक और पैर सेंसर पर पड़ जाता है, जिससे उसको दोबारा से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो नीचे गिर जाता है। अब ग्रिंजा काफी ज्यादा वीक हो चुका था। वहीं पर अनाउंसर अनाउंस करता है कि इलेक्ट्रोड ने इलेक्ट्रिक ग्राउंड को पार कर लिया है, वो सबसे ज्यादा आगे चल रहा है।